नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस वीडियो में आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग अर्थक्वेक को पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग वॉल्केनो पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ज्वालामुखी। तो हम बता दें आप हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो इसमें याद रखने लायक हैं, साथ में ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियां क्या होती हैं, साथ में और ज्वालामुखी कैसे हमारे लिए फायदेमंद है या क्या इसका असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आई होप कि आप लोगों को एक ही वीडियो में एक ही बार में आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बता दूं, पिछली क्लास में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़े थे कि अर्थक्वेक क्या होता है और इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ये कितनी प्रकार की होती हैं, और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे थे, कुछ नेम्स जो होते हैं जो कि अर्थक्वेक के लिए यूज किया जाता है, क्या क्या, इन सब बातों को हम लोग जान चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग वॉल्केनो शुरू करने जा रहे हैं, ज्वालामुखी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आप लोग ज्वालामुखी बड़े अच्छे से समझते होंगे। ज्वालामुखी आप लोग वीडियो में कहीं देखे होंगे, फोटो पे, इंटरनेट पे कहीं देखे होंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, कि कैसे वो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे तोड़ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। ज्वालामुखी आप लोग देखे होंगे, अंदर से मैग्मा तरल लावा निकलता है, जिससे बाहर जब वो वही मैग्मा होता है जो बाहर निकल जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं मैग्मा लावा। इसे ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्या होता है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, यहाँ से ऊपर ये, तो यहाँ तक जो नीचे रहता है इसे मैग्मा बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। और यही ये जब बाहर आके गिर फैल जाएगा तो इसे बोलेंगे लावा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्मा बाहर निकल आए तो उसे लावा बोलेंगे, और जब ये अंदर रहेगा तो उसे मैग्मा बोला जाता है। नेक्स्ट है, हम लोग ज़्यादा ज्वालामुखी को नहीं जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है, आप लोग जानते होंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप चलते हैं। देखिए, ज्वालामुखी के दौरान देखा जाता है यहाँ पे कुछ वर्ड्स, कुछ नाम का यूज किया जाता है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे वीवर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है और सिंडर क्या होता है। तो पहले चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो वीवर आपको बता दूं कि ज्वालामुखी जब निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, छिद्र बनता है, यानी होल हो जाती है, जिससे कि ज्वाला जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, लावा आ जाता है बाहर। तो वो जो छिद्र होता है, यानी कि जहाँ से जो ऊपर देखेंगे आप लोग, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है वो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं वीवर। और वीवर क्या होता है आप समझ गए। अब जहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, यानी कि जो छिद्र होता है, जो होल होता है, उसे क्या बोलेंगे, वीवर बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा, जब यही वीवर क्या होता है, जब वीवर में से सारा मैग्मा बाहर निकल जाता है या ज़्यादा मात्रा में मैग्मा बाहर निकल जाता है, तो ये वाला जो एरिया रहता है वो खाली हो जाता है। यहाँ पे जब ये खाली हो जाता है तो ऊपर से क्या होता है, टूट के दब जाता है, आप कह सकते हैं, और ये जो होल रहता है और बड़ा हो जाता है। तो यही जो होल होता है, यानी कि वीवर जो है, ये वीवर, ये जब और बड़ा हो जाएगा तो इसे बोलेंगे कॉल्डेरा। सिंडर है। नेक्स्ट सिंडर बोला जाता है कि सिंडर क्या है, सिंडर जब ज्वालामुखी के अंदर से कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, कई चीज़ें निकलती हैं, तो वो जो सिंडर होता है, यही जो पदार्थ निकलते हैं और वो क्या होते हैं, जमकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों के रूप में रूप ले लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं सिंडर। यानी कि जो अंदर से निकला और वो क्या हुआ, ठंडा हुआ, जमा, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो जम जाते हैं, तो वही हमारा होता है सिंडर। तो इस तरह से हमने देखा कि वीवर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है और सिंडर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ज्वालामुखी की कुछ आकृतियां बनती हैं, यानी कि ज्वालामुखी के दौरान कुछ अलग अलग तरह से यहाँ पे क्या होती हैं, आकृतियां बनती हैं। हमें पता है कि ज्वालामुखी जब निकलती है, मैग्मा जो बाहर निकलता है, तो कुछ दिनों बाद वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो क्या होती है, एक आकृति ले लेती है, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। यानी हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग जब रॉक पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में पढ़े थे कि कैसे जो मैग्मा से ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकलता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो एक सेल, चट्टान का रूप ले लेता है। वही चट्टान हमारा अग्नि चट्टानें होती हैं। और इसमें मैंने ध्यान दीजिए, उस क्लास में अगर आप रहे होंगे तो आप लोग ये सुने होंगे, मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी निकलता है, तो जब ज्वालामुखी निकलने की कोशिश करता है तो बाहर आके जमा, तो ये क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। लेकिन यही रॉक क्या होती हैं, कभी कभी ये धरातल के अंदर ही जो मैग्मा होता है पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, और ये यहीं ठंडा होके जम जाता है बीच में ही कहीं भी। अब इस पे बताया गया कि अगर इस तरह का बना जमा यहाँ पे तो इसे ये बोलेंगे, या लंबवत बना तो इसे ये बोलेंगे, या क्षैतिज रूप से बना तो इसे ये बोलेंगे, गोलाई में बना तो इसे ये बोलेंगे। तो इसे अलग अलग नाम दिया गया कि जब ज्वालामुखी अंदर ही जम जाए तो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या किया गया, कुछ आकृतियां बनती हैं। जैसा कि आपको पहले बता दूं कि ये ऊपर वाली जो परत होती है
उसके नीचे मैग्मा भरा है, ठीक है। आप इस तरह से समझिए, ये ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल है। मेंटल में क्या है, मैग्मा पाया जाता है, ये मैग्मा भरा है। अब इसी में हमें पता है कि कहीं पर जब ये फटकर बाहर आ जाता है, यानी कि जब ज्वालामुखी होता है, उद्गार होता है, तो यहाँ पर जो अंदर से मैग्मा यानी कि लावा निकला है, ये क्या होता है, जम जाता है। जम के ठंडा होगा, ठंडा होकर कठोर रूप ले लेगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसी तरह अलग अलग तरह से मैंने बताया था कि अंदर भी कहीं कहीं क्या होता है, ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती, तो वो कुछ अंदर ही जम जाती है। जैसे कि आप देखेंगे अंदर कहीं कहीं ऐसे ही निकलने की कोशिश की है ऊपर की तरफ, लेकिन अलग अलग आकृति की बनी है। तो आपको बता दूं कि जो सबसे पहले यहाँ पर बाहर ये वाली जो एरिया है, यानी कि अगर कहीं रास्ते में ही अगर जम जाती है ज्वालामुखी का जो मैग्मा आ रहा बाहर, अगर रास्ते में कहीं जम जाएगी तो इसे बोलेंगे डाइक। ये इसे डाइक बोला जाता है, यानी कि लंबवत इस तरह से अगर कोई ज्वालामुखी निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो वही रास्ते में जम जाती है, तो क्या होता है, डाइक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है सील। देखिए यहाँ क्या है, ये वाला जो अगर हम ये मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये क्या करे, क्षैतिज रूप में अगर फैल जाए तो इसे सील बोलेंगे। नेक्स्ट है अगर हमारा एक ये क्या है, देख रहे हैं आप किस तरह से बना है, यानी कि छाता के समान, एम्ब्रेला के जैसा यहाँ पे आकृति बन रही है, यानी कि ज्वालामुखी निकलने की कोशिश करी लेकिन वो क्या कर रहा है, बीच में ऐसे उठ जा रहा है और इस तरह से कुछ छाता जैसी आकृति बन रही है, एम्ब्रेला जैसी। तो ये क्या हो गया, लैकोलिथ इसे बोला जाता है। साथ में अगर गहराई में कहीं पर कुछ ऐसा इस तरह की आकृति का, यानी कि अंदर ही बहुत गहराई में ही अगर वहीं जम जाए तो उसे बैथोलिथ बोला जाता है, बैथोलिथ। और नेक्स्ट है हमारा फेकोलिथ। अगर कहीं पे जैसे पर्वत जैसे कहीं होते हैं ना, जैसे कहीं ऊपर उठा है तो कहीं नीचे उठा है, कहीं ऊपर उठा है कहीं नीचे उठा है, कुछ इस तरह से अगर है तो वो क्या है, फेकोलिथ। तो इस तरह से अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनाती हैं ज्वालामुखी, यानी कि अगर ज्वालामुखी निकलने की कोशिश कर रही है, रास्ते में अगर कहीं जम गई तो डाइक बोलेंगे। इस तरह से क्षैतिज रूप में अगर कुछ बन जाती है, वहां पे जम जाती है तो उसे सील बोलेंगे। नेक्स्ट है अगर जैसे एम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से, तो उसे बोलेंगे लैकोलिथ। और नेक्स्ट है अगर गहराई में बहुत जम जा रही है तो इसे बैकोलिथ बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इधर आगे अगर माउंटेन जैसी कुछ आकृति बन रही है तो उसे बोलेंगे फेकोलिथ। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ये आकृति बनती हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर जो हम वॉल्केनो पढ़ते हैं तो इसमें उसके एरिया को ही पढ़ते हैं, यानी कि ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र बताए गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है, लेकिन इसके पहले हमें ज्वालामुखी के प्रकार को समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं। विद्वानों ने, जोग्राफर्स ने, जो भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बताया कि वॉल्केनो भी कई तरह की होती हैं। तो चलिए पहले उनके प्रकार को देख लेते हैं। वॉल्केनो को क्या बताया, 3 तरह की वॉल्केनो बताया गया। वैसे अगर देखा जाए कि कई तरह का इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि इसकी तीव्रता के आधार पर, इसकी स्पीड की कितनी तेजी से ज्वालामुखी आ रहा है, इस आधार पर कई भागों में बांटा गया। साथ में उसके समय के आधार पर कब आता है, यानी कि ज्यादा बार आता है, कम बार आता है, मध्यम होता है, तो इस तरह से इसे बांटा गया। तो मोस्टली यहाँ पे देखा जाता है कि 3 तरह बताया जाता है कि ज्वालामुखी जो होती है 3 तरह की होती हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड है डॉर्मेंट वॉल्केनो और थर्ड है एक्सिस्टिंग वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो की अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी। अब ये क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। आप नाम से समझ जा रहे हैं, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि ये समय समय पर आते रहते हैं, इसलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। ये नहीं कि आज अगर आ गए यानी कि लंबे समय बाद अब नहीं आएंगे या कुछ लंबे समय बाद आएंगे, ये समय समय पर आते रहते हैं। यहाँ ये मोस्टली आप देखेंगे मेडिटेरियन सी के पास जो द्वीप हैं वहां पर ये देखने को मिलते हैं ज़्यादा जी। जैसा कि मैंने बताया ये एक्टिव होते हैं, हमेशा सक्रिय होते हैं और ये समय समय पर आते रहते हैं। इस वजह से जब यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्या होता है, बहुत ढेर सारा प्रकाश भी निकलता है, उजाला होता है, जिस वजह से कहा जाता है कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ये जो है मोस्टली आप ध्यान दीजिएगा कि आपका मेडिटेरियन सी के पास जो द्वीप है, देश है, वहां पे ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। डॉर्मेंट ज्वालामुखी जो होते हैं ये भी प्रसुप्त होते हैं, थोड़ा आप कहेंगे कि ये सक्रिय की तरह नहीं होते हैं, ये थोड़ा समय समय पर आते हैं, यानी कि बीच में क्या होते हैं, ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं फिर ब्रेक आते हैं, यानी कि ये ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत अंतराल पे आते हैं, यानी कि बीच में गैप दे देकर ये वॉल्केनो आते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी आप बोलेंगे। इसे मृत एक तरह से सोचिए कि ऐसी वॉल्केनो जिसे कि अब डेड घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब ये एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अब वो एक्टिव हो भी ना, इसलिए ये कहा जाता है कि जो डेड वॉल्केनो होते हैं ये अब नहीं आते हैं, यानी कि ये बहुत पहले आते थे या अब नहीं आते, अब पूरी तरह से बंद हो गए। लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया जाता, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर विश्वास नहीं किया जाता, कभी भी इसमें आ सकता है और ये बहुत ही भयानक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो।
तो यहां पर हमने देखा कि वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब बात आती है एरिया की, कौन से एरिया भारत विश्व के कौन कौन सा वॉल्केनो का एरिया है, जिसे बोला जाता है ज्वालामुखी क्षेत्र। ज्वालामुखी क्षेत्र को भी कई भागों में बांटा गया है, अलग अलग प्लेटों के हिसाब से बांटा गया है, अलग अलग बेल्ट बताया गया, इसका भी बेल्ट बताया गया कि कहाँ पे वॉल्केनो पाई जाती हैं। तो चलिए उसके क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि विश्व में कहाँ कहाँ पर कैसे भूकंप आते हैं। पहले तो वैज्ञानिकों ने ये कहा जहां पर ऊपर का क्रस्ट कमजोर होता है उसे ज्वालामुखी मैग्मा क्या होता है, तोड़ के बाहर आ जाता है, तो ज्वालामुखी बोला जाता है। साथ में ये भी बताया गया कि जहां पर भूकंपीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो भूकंपीय एरिया, वहां पर भी ज्वालामुखी देखने को मिलता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वहां पर क्या भूकंपीय क्षेत्र है वो, लेकिन वहां पर क्या है, ज्वालामुखी क्या है, नहीं आता है। ये इसका अपवाद है, यानी कि कहा गया कि भूकंप जहाँ आएगा वहाँ ज्वालामुखी भी आएगा। जहाँ जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा ज्वालामुखी आएगा, सॉरी भूकंप आएगा, वहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा आएगा। लेकिन हिमालय का क्षेत्र जो है वो इसका क्या है, अपवाद है। अब यहाँ पर बताया गया कुछ बेल्ट्स के बारे में बताया गया, कुछ एरिया बताया गया कि कहाँ पर ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो एरिया उसको कैटेगरी अलग अलग जगहों में बांट दिया गया है। सबसे पहले बात आती है रिंग ऑफ फायर, यानी कि प्रशांत पेटी, यानी कि जो है कि प्रशांत महासागरीय पेटी जो है पट्टी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मेडिटेरियन कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स, मिड अटलांटिक बेल्ट्स, फिर ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। देखिए रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत महासागरीय बेल्ट जो है, पट्टी जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, ज्वालामुखी क्षेत्र देखने को मिलता है। आप फोटो में इमेज में देखेंगे, या तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन दी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी फोटो शेयर कर दूंगा। आप पैसिफिक प्लेट जो है यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसे देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि कई जगह रेड रेड कलर से दिखाया गया है। तो ज़्यादातर विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो होते हैं इसी पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर में, ठीक है, यानी कि जिसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, अग्नि, इसे मीनिंग हिंदी में कुछ और करते हैं। नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, इसमें भी कुछ विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी का नाम बताया जाता है। जैसे कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी की कहें तो स्ट्रॉबेरी, विशुवेस है और इतना, यहाँ के क्या है फेमस जो है आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट है मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पर विश्व के 10% जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, विश्व के 10% ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट में। ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट, यानी कि ये जो यहाँ पर है इसके ज्वालामुखी के एरिया देखेंगे, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट ऐसे डायरेक्शन में यहाँ ज्वालामुखी जो है वो फैले हुए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ज्वालामुखी कौन कौन से क्षेत्र हैं। हालांकि मैं एक टेलीग्राम चैनल पे इमेज शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे रिंग ऑफ फायर में वहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। यानी कि मैंने बताया भी था रिंग ऑफ फायर के बाद पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ रहे थे। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आती है टॉपिक ये इसमें कि अब ज्वालामुखी कैसे हमारे लिए क्या फायदेमंद है कि लाभदायक है। देखिए ज्वालामुखी जो है हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये फायदेमंद भी है। अब आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, कैसे ज्वालामुखी हमारे लिए, वॉल्केनो कैसे हमारे लिए बढ़िया हो सकती है, तो इसे भी समझते हैं। देखिए जो वॉल्केनो होती है ये अब आपको पता है कि हमारे लिए नुकसान कैसे होती है, लेकिन अब फायदा कैसे है इसे समझते हैं। जो ज्वालामुखी होती है ये क्या होती है, जब अंदर से मैग्मा निकलता है, हमें पता है कि जब ज्वालामुखी निकलती है तो यहाँ से क्या होता है, अंदर से धूल कण और मैग्मा सब ये सब धूल कण बाहर आता है। तो जब ये बाहर आता है तो यहाँ क्या करता है, बादल का निर्माण कर देता है, एक घना बादल बन जाता है। और ऊपर से जो सूर्य की विकिरण शक्ति है यानी आती है यहाँ पर, उन किरणों से बचाती है, जिसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर क्या, जब ये किरणें नहीं आ पाती तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है तो क्या कहा जाता है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्वालामुखी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से धूल कण निकाला, यहाँ पर क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ, और ये क्या होता है, नीचे सूर्य विकिरण जो सब है वो नीचे नहीं आ पाती, जिस वजह से कहा जाता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ज्वालामुखी बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट बताया जाता है कि हमें जैसा बताया गया, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो ज्वालामुखी के माध्यम से भी हमें क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। कि अगर ये बताया जाता है कि अंदर से क्या निकल रहा है, किस तरह का पदार्थ निकल रहा है, इससे ये पता लगता है कि अंदर पृथ्वी के हमारे क्या है, तरल अवस्था में है, यानी कि मैग्मा अंदर भर रहा है जो कि ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलता है। तो ये हमें आसानी होती है, हमें इसके स्टडी करने में, हमारे अर्थ को स्टडी करने में ये हमारी ज्वालामुखी से बेहतर होता है, यानी कि ज्वालामुखी हमारी मदद करती है। सो आई होप कि आप लोगों को वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होती है ज्वालामुखी, कितने प्रकार की होती हैं, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कॉल्डेरा, वीवर, सिंडर, ये क्या होते हैं इसके बारे में हमने जाना। ये इनके एरिया कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की वॉल्केनो होती हैं, इन सब बातों को जाना। साथ में ये लाभदायक कैसे हैं और हानिकारक आपको पता है।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वोल्केनो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट अब बहुत दूर नहीं है, जल्द ही आ सकते, एग्ज़ाम का समय आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। हालांकि अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कब होगा एग्ज़ाम, तो इसलिए आपको बता दूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ में अपनी भी जारी रखिएगा, साथ में यहाँ से मदद लेते रहिएगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप लोग बस केवल इसी टॉपिक पे फंसे रहें, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपनी भी टॉपिक अपनी भी तैयारी जारी रखिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वोल्केनो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।